फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूएसएफ ऑनलाइन एकेडमी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो सभी लोग जाकर के इसका पार्ट 1 देख लें, ताकि आप इजीली इसके जो कंसेप्ट हैं उनको सीक्वेंसली समझ सकें। मैं आपका दोस्त जावेद उमर। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आपको इजीली प्रोवाइड हो सकें। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। हमने जान लिया था कि वो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने जानी थी। और साथ ही साथ उसकी जो टाइप्स थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस हमने जान ली थी। तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में मैंने आपसे बताया था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हमारे पास, वो 3 तरह की फर्दर होती हैं। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, वो उनका फेवरेट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया हमारे पास क्या क्या होती हैं। तो जो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकती है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो सकती है, फोटोकेमिकल को हम फोटोलिसिस भी कहते हैं, और इसी तरह थर्ड हो सकती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको समझा दूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी कि इसमें कोई भी पर्टिकुलर एक सब्सटेंस होता है, कोई एक पदार्थ होता है, वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। अगर मैं बात करूं थर्मल डिकम्पोजिशन की, तो थर्मल डिकम्पोजिशन इसके अंदर हमें हीट रिक्वायर्ड होती है, यानी उष्मा की ज़रूरत होती है। तो इस वाली रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं और डिकम्पोजिशन कराते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमने क्या करा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया और हमने इसको हीट कराया, और उसने क्या हुआ, वो ब्रेक डाउन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ये जो आपको मार्क दिखाई दे रहा है, ये मार्क भी होता है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन का ही मार्क होता है। बहुत सारी रिएक्शन में, जैसे यहाँ नीचे आपको हीट लिखा हुआ है, अगर ये हीट ना भी लिखा हो और ये सिंपल ये मार्क अगर आपको लगा दे, जिसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं, तो इसका मतलब है कि वो थर्मल डिकम्पोजिशन ही की बात कर रहा है। आइए अब हम बात करते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन या फोटोलिसिस। तो ये नाम, पहले इसका नाम समझ लेते हैं। देखिए, फोटोलिसिस, देखिए केमिस्ट्री के अंदर लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक समथिंग, किसी चीज़ को तोड़ना। फोटो का वर्ड आता है हमारे पास लाइट से, फोटो मीन्स आता है लाइट, और लिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक करना यानी तोड़ना है। तो हमें साफ समझ आ रहा है कि यानी जहाँ पे जो ब्रेकिंग होगी, यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होगा वो लाइट की मदद से होगा, यानी लाइट की मदद से होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, हमारे पास मान लीजिए हमने AgBr लिया और हमने उसको सनलाइट प्रोवाइड कराई। तो देखिए, जो AgBr कंपाउंड था वो Ag और Br2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये ध्यान रखिएगा, इसका जो कलर होता है वो ग्रे होता है। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है रिएक्शन, अभी हम बात करेंगे। यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे पहले हम थर्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जान लें, जो कि होती है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है, यानी लिसिस का जो मतलब होता है वो मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, और इलेक्ट्रो का वर्ड आता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसका मतलब है ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस डिकम्पोजिशन के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं किसी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, यानी अपघटन करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, या वियोजन करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दोस्तों, और हम इसके बारे में थोड़ा फर्दर जानते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि भाई एक कंपाउंड है AB, ठीक है, और ये बाद में डिकम्पोज होकर A और B में ब्रेक हो गया। इसी तरीके से एक ये आप एग्जांपल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमारे पास ये AgCl है, हमने इसको सनलाइट प्रोवाइड कराई और ये Ag और Cl के अंदर ब्रेक हो गया। तो ये जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल की जाती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो और थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं, डीप कंसेप्ट पे नज़र डालते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे वही रिएक्शन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमने, मान लीजिए हमने कोई चाइना डिश ली, ठीक है, उस चाइना डिश में हमने क्या करा, जो AgCl था, इसको बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड था, उसको हमने रख दिया। और एक ये सनलाइट आ रही है, तो जो सनलाइट हमने प्रोवाइड कराई, यानी बेसिकली जो AgCl था उसको हमने सनलाइट प्रोवाइड कराई। तो ये AgCl को जब हमने सनलाइट प्रोवाइड कराई तो ये Ag और Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, और इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई एक कंपाउंड X है, जिसको हम अगर सनलाइट के साथ ट्रीट कराएं तो वो ग्रे कलर का
ग्रे कलर में ब्रेक हो जाता है, यानी कि जो उसका जो कंपाउंड है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है और उसका इस्तेमाल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है। तो उस कंपाउंड को बताइए एक्स क्या होगा, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि AgCl होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन में, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या क्वेश्चन आता है, इसमें डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो वाटर है, ठीक है, तो जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हम पूरा एक इसका एक सिस्टम होता है, हम वहाँ पे कैथोड एनोड जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो लगाते हैं। तो इसके बारे में हम फर्दर जो हमारी थर्ड क्लास रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रोड पर ये बताइए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा या कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि देखिए वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर का हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया यानी उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो गया। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस की बात करूँ तो मैंने NaCl का भी यहाँ क्या कराया, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, NaCl का भी मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराया और ये Na और Cl2 के अंदर ब्रेक हो गया। तो यानी मोल्टन सोडियम क्लोराइड विल डिकम्पोज इनटू मोल्टन सोडियम एंड क्लोराइड। मोल्टन का मतलब होता है बीइंग मेल्टेड, यानी कोई चीज़ ऐसे हमने उसको मेल्ट किया हुआ है, यानी उसकी जो फॉर्म है चेंज की है, लिक्विड फॉर्म में हम उसको लेकर के आए हैं, यानी किसी चीज़ को हमने मेल्ट किया है। क्योंकि हम जानते हैं जो NaCl होता है हमारे पास वो सॉलिड होता है। क्या होता है, NaCl सॉलिड होता है। फिर हम इसको एक टेम्परेचर दे के मेल्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम इसको मेल्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है जब मेल्ट करेंगे तो ये किस फेस में आ जाएगा, लिक्विड फेस में आ जाएगा, यानी द्रव अवस्था में आ जाएगा। फिर हम इस द्रव अवस्था से इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं। आइए दोस्तों आगे अब हम देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होता है, यानी द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जैसा कि इसकी हम बात करें इस रिएक्शन की, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक दो टर्म नई इंड्यूस हो जाती हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन को हिंदी में हम कहते हैं उपचयन और रिडॉक्स को हम कहते हैं अपचयन। तो आइए जानते हैं रिडॉक्स ऑक्सीडेशन के बारे में एंड रिडक्शन के बारे में। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम बात करें 10th लेवल पे तो बच्चे सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आज हम इसको थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट से पढ़ेंगे ताकि हमें आगे जब हम आगे पढ़ें तो भी हमें आइंदा भी कभी दिक्कत ना आए, और जो हम इंट्रेंस वगैरह में अगर बैठे तो उसको हम निकाल लें। और जैसा कि हमने बताया हमारी क्लास इंट्रेंस वाले बच्चों के लिए भी है, तो उनके लिए ये डायग्राम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन के अंदर उपचयन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है। जैसा कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन में हम बात करें, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये मिसप्रिंट है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, देखिए ZNO के पास पहले से ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया है, इसके पास से ऑक्सीजन चला गया है। तो यानी अपचयन के अंदर जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है उसका रिमूवल हो जाता है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है, और ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है। आप इसको यहाँ से भी याद रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन वर्ड ओ से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यानी ऑक्सीडेशन के अंदर उपचयन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होगा। और अगर हम इसका उल्टा देखें तो ऑक्सीडेशन के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो रिमूव होता है, और रिडक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो ऐड होता है। चलिए, और अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये तीन है। देखिए मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है, इनको 3 स्टार के नाम से दिखाया है। तो जो इसके अंदर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कमी हो जाती है, ये उनका ह्रास हो जाता है। कैसे, मान लीजिए मैं सोडियम की बात करूँ तो हम जानते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका 281। तो अगर हम जब हम इसको देखेंगे तो इसने क्या किया कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, रिलीज़ कर दिया। क्योंकि ये मेटल होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सकते हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक था तो इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया, तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, Na पॉजिटिव चार्ज आ गया।
तो देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हमारे पास सोडियम था उसका ऑक्सीडेशन नंबर था 0। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि कोई भी एलिमेंट अपनी जो नेचुरल स्टेट में जिस स्टेट में वो पाया जाता है वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। हम जानते हैं जो सोडियम है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसने एक इस यहाँ पे क्या चार्ज है इसके पास Na+, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी 0 से ये क्या हो गया, 0 से ये 1 हो गया। तो 0 से 1 होने का मतलब क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास इसके अंदर इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। जबकि अगर हम रिडक्शन की बात करें, अपचयन की बात करें, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं कि अगर हम Cl को देखें तो इसके पास 287 यानी 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ ऐड हो जाता है तो ये 288 यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए जैसे कि यहाँ पे Cl है, Cl पे जो है हमारे पास इसका जो चार्ज है यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पर आगे क्या हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है, क्योंकि -1 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, तो जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रही है। तो यानी बेसिकली ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है और इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं, और जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन पावर होती है वो बढ़ रही होती है। रिडक्शन में क्या होता है, हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये मिसप्रिंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होता है। चलिए देखिए इस पर हम बात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास +3 की फॉर्म में जो हमारे पास आयरन है, आयरन यहाँ पे +3 की फॉर्म में है, और यहाँ पर ये किसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2 है, तो 3 से क्या हुआ, ये 0, तो यानी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो आयरन था उसका क्या हो गया, रिडक्शन, आयरन क्या हो गया, अपचयन हो गया, जो आयरन है उसका अपचयन हो गया। लेकिन हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर आके इसका हो जाता है +4, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसका क्या हो गया, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन हो गया। मैंने बताया इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। मुझे आप जो है ना नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे कि हम ऑक्सीडेशन कंसेप्ट बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। चलिए आगे देखिए और अच्छे से। जैसे मैंने कहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है, तो अगर मैं बात करूँ, देखिए कॉपर ऑक्साइड है, पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, यानी इसके पास से जो ऑक्सीजन था वो रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, इसके पास ऑक्सीजन आकर के ऐड हो गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं बहुत तेज़ी के साथ। कोरोजन कोरोजन होता है संक्षारण। इसमें बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके अंदर जो मेटल होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होता है उससे उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और मॉइस्चर होता है उसके साथ उसका कांटेक्ट हो जाता है, तो बेसिकली जो मेटल होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है और क्या बना लेती है, वो जो स्टेबल ऑक्साइड्स होती हैं, हाइड्रोक्साइड्स होती हैं, सल्फाइड्स बना लेती है। इसको हिंदी में हम संक्षारण कहते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम बात करें, ठीक है, ये एक एग्जांपल है किसका, कोरोजन का। तो देखिए जो हमारे पास ये आयरन होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट में हम आयरन को फेरस बोलते हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम इसको फेरस बोलते हैं। अगली क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कब किसी कंपाउंड के आखिर में हम ROUS लगाते हैं या कब हम किसी कंपाउंड के आखिर में RIC लगाते हैं। जैसे कि मर्क्यूरस भी आपने सुना होगा, मर्क्यूरिक भी आपने नाम सुना होगा, क्यूपरस भी आपने नाम सुना होगा, क्यूपरिक भी सुना होगा। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखिएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप एलिमेंट से बताइए उसके ऊपर किस तरह की जो लेयर है, किस तरह की लेयर चढ़ती है जब उस पर कोरोजन हो जाता है। तो आयरन पे हम जानते हैं ब्राउनिश कलर आ जाता है, कॉपर पे जो है हमारे पास ग्रीनिश कलर आ जाता है और सिल्वर जो है टर्निश हो जाती है थोड़ी सी ब्लैक कलर में। आइए थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, ये कॉपर का एग्जांपल है, ग्रीनिश हो जाता है, और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके ऊपर एक कोटिंग है जो कि कॉपर की है थोड़ी सी, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का टर्न हो रहा है। अगर मैं बात करूँ सिल्वर की, तो देखिए एक ये सिल्वर का एक चम्मच है और ये हमारे पास थोड़ा सा जो है ना आफ्टर टर्निशिंग थोड़ा सा इस पर ब्लैकनेस आ जाती है। जैसा कि ये सारे हमारे पास कैसे हैं, ये बिफोर टर्निशिंग है और आफ्टर टर्निशिंग हम देख सकते हैं थोड़ा सा ये ब्लैक हो जाता है। और जंग तो हम अपने आसपास खूब देखते हैं, बहुत सारी कील होती हैं या गेट होते हैं लोहे के अक्सर हमारे सराउंडिंग में, तो इससे आप काफ़ी
अवेयर हैं। चलिए दोस्तों, इसका आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन कैसे बचा जा सकता है। तो पेंटिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके, ऑयल ग्रीसिंग करके हम इस तरह से यहाँ से बच सकते हैं। और ये जो पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ऑयल ग्रीसिंग है, ये चैप्टर 3 का मेटल नॉन मेटल का पार्ट है। इसको बहुत जो डीपली है हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता की। तो विकृत गंधिता क्या होती है? देखिए, जो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर फैट हो या ऑयल हो, तो उनका जो टेस्ट या ऑड्यूर होती है, यानी ऑड्यूर का मतलब होता है स्मेल, वो क्या होती है? चेंज हो जाती है अगर हम उसको थोड़ा लंबे समय तक उसको खुला रख दें या फिर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए। इसी प्रोसेस को विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहते हैं। और ये जो कारण होता है किस वजह से होती है? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो कि मान लीजिए जो भी ऑयल या कोई भी फैट उस फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये ड्यू टू ऑक्सीडेशन होता है। जो भी हमारे पास फूड वगैरह होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। प्रिवेंशन क्या है? इनसे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? कि हम ऐड कर दें एंटीऑक्सीडेंट। भाई ऑक्सीडेशन होने की वजह से हो रहा है, यानी उसका उपचयन होने की वजह से हो रहा है, और हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर लेंगे, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन ही अगर ना होगा उस फूड का, तो जाहिर सी बात है कि अब हम उससे उसको बचाव कर सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग के थ्रू कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं एयर को नाइट्रोजन से, और रेफ्रिजरेट भी हम कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये कि जो चिप्स वगैरह होते हैं हमारे, ठीक है, उनके अंदर भी कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों ये आज हमने अपने टॉपिक में, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके जो आगे का टॉपिक बचा हुआ था उसको हमने किया। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आज ये ख़त्म हो जाता है, डेफिनेशंस की फॉर्म का और जो इसके अंदर कंसेप्ट है उनका। अब हमारा जो सिर्फ टॉपिक बचता है वो बैलेंसिंग बचता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे या जो जो टर्म मैंने आपसे कही है कि उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड जो हमारा लेक्चर रहेगा उससे संबंधित रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप मुझे बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करके जाएँ। और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।